नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिप्रेशन का क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स और उन टाइप रिलेटेड अकॉर्डिंग टू स्टेजेस सिम्टम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आप लोगों को कहा था कि डिप्रेशन तो जनरली यही है, लेकिन फिर भी कुछ और अदर्स जो डिप्रेशन के प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो, नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगा अदर टाइप्स ऑफ द डिप्रेशन के कुछ अन्य प्रकार। तो हेडिंग एक बार आप लगाएं, अदर्स टाइप ऑफ डिप्रेशन के कुछ अन्य प्रकार, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, डिप्रेशन के अन्य प्रकार की बात करें तो आपने नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं पोस्ट पार्टम ब्लू। ध्यान से सुनना। और हैं जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एक्सोजीनस, एंडोजीनस डिप्रेशन। तो प्रकार तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर उन्हीं की बात कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में स्पेसिफाइड पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले पोस्टपार्टम ब्लू, जिसे कि हम लोग बेबी ब्लू के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज बेबी ब्लू। ध्यान से सुनना कि भाई पोस्टपार्टम ब्लू, जिसे कि हम बेबी ब्लू के नाम से भी जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्स 75 से 80% जो महिलाएं हैं उनमें इस प्रकार का इमोशनली चेंजेस देखने को मिलता है। ध्यान से सुनना कि पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद में, ये आफ्टर बर्थ या आफ्टर डिलीवर्ड टू ए चाइल्ड, कि एक बच्चे को डिलीवर्ड करने के बाद भी कुछ इमोशनली चेंजेस महिलाओं में देखे जा सकते हैं, और वो जो इमोशनली चेंजेस है वही यहां पर पोस्टपार्टम ब्लू के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि पोस्टपार्टम ब्लू, जिसे बेबी ब्लू बोल रहे हैं, जहां पर आपने बताना है कि भाई इमोशनली डिस्टरबेंस, या आप कह सकते हो चेंजेस ही बोल सकते हैं, चेंजेस आर ऑब्जर्व पोस्ट डिलीवरी, कि डिलीवरी के पश्चात जो इमोशनली चेंजेस आ रहे हैं वो जनरली क्या है, बेबी ब्लू या पोस्टपार्टम ब्लू हम कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत शायद आप ओबीजी में भी पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ फीचर्स है जो मैं आपको टाइप बता रहा हूं, तो मैंने सोचा कि भाई इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तो आपने बताया, इसके साथ साथ आपने बताना है कि यहां पर जो इमोशनली चेंजेस हैं वो जनरली एक तो क्या हो सकते हैं। एक तो आपने यहां पर बताना है कि भाई जो महिला है वो महिला एक तो दुखी हो जाती है, सैडनेस देखी जाती है, कुछ चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ सकता है, इसके अलावा मूड स्विंग देखने को मिलता है। तो एक तो आप यहां पे कह सकते हो मूड मूड स्विंग, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति के इमोशनल एकदम परिवर्तन हो जाते हैं। तो मूड स्विंग, हर छोटी छोटी बात पे इमोशनल्स का चेंजेस हो जाना, आप यहाँ पे कह सकते हो। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है कि भाई क्राइंग, कुछ महिलाएं जो होती है वो जनरली रोती ही रहती हैं, तो ये भी एक इमोशनली चेंजेस यहाँ देखा जा रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ देखने को मिलेगा सैडनेस, महिला के अंदर क्या देखा जा सकता है, तो मूड स्विंग आप कह सकते हैं।
आप यहाँ पे कह सकते हैं चेंजेस जो और मिल रहे हैं जिसके अंदर हमने कहा। इसके अलावा आप कह सकते हो इंसोम्निया आपने बताना है, फियरफुलनेस आप यहाँ पर बोल सकते हो, फियरफुलनेस, इंसोम्निया। ये जनरली फीचर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक टर्म है जो आप यहाँ ध्यान दें, मूड स्विंग, क्राइंग, एक्सेसिव क्राइंग महिला में देखने को मिलता है। कई बार महिला सोचती है व्हाट डिड आई डू विद माय फिजिक, मेरी बॉडी के साथ क्या हो गया है, अब मैं कैसी दिख रही हूँ, सुंदर नहीं दिख रही हूँ। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है उस महिला में आने लग जाती है। तो ये आप कह सकते हैं। तो आपने यह बताना है कि मूड स्विंग, क्राइंग, सैडनेस, फियरफुलनेस, इंसोम्निया, दीज आर द सिम्टम्स ऑब्जर्व इन द बेबी ब्लू। अब ये जो बेबी ब्लू आप यहाँ पर कह रहे हैं, एक तो इसका आपको पता होना चाहिए ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अंदर आप यहाँ पे कह सकते हो डेज टू वीक। ध्यान से सुनना कि भाई दिन से सप्ताह, अब दिन से सप्ताह तो सीधा सीधा आपने बताना है कि भाई ये आप कह सकते हैं थर्ड डे टू वीक। कि मान लो कि आपको एग्जामिनर पूछ ले, जैसे ये प्रश्न पूछे जाने का है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि एग्जामिनर आपको कह सकता है कि बेबी ब्लू कब हो सकता है, तो डिलीवरी के 2 से 3 दिन से लेकर 2 वीक तक ये चेंजेज आ सकते हैं। या कई बार एग्जामिनर सीधा सीधा ये कह सकता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन, वो आपको बोलेगा डेज टू वीक, वीक टू वीक, वीक टू मंथ। तब आपने स्पेसिफाइड बताना है कि ये जो है क्या है, डेज से लेकर के वीक तक चलने वाली एक एबनॉर्मलिटी जो कि डिलीवरी के पश्चात हो सकती है, जिसे कि हम लोग बेबी ब्लू के नाम से जानते हैं। एक तो आप ये बताएं, इसके साथ साथ एक दूसरा चेंजेस और है वो भी आपको पता हो। अब देखो इसके अलावा एक तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है पोस्टपार्टम ब्लू। नेक्स्ट आपको पता हो जो इसका सेकंड या बोल दो अदर टाइप है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। देखो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बात वही है कि डिलीवरी के पश्चात डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। और ये आपने बताना है, अगर हम कंपैरिजन करें तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि अप्रॉक्स 15% जो केसेस हैं पोस्ट डिलीवरी, वो आपको क्या देखने को मिलता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखने को मिलता है। जबकि अभी जो मैंने आपको पोस्टपार्टम ब्लू बोला था वो कितना था, लगभग 75 से लेकर के 80% फीमेल, या आप कह सकते हो केसेस ऑफ बेबी ब्लू। कि बेबी ब्लू के जो केसेस थे वो तो लगभग 75 से 80 थे, वो तो जनरली कॉमन सा हो जाता है। लेकिन ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन आप बता रहे हैं ये 15% महिलाओं में देखा जाता है। और ये आपने बताना है कि ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये भी आप बताओ मोर सीवियर होता है, भाई मोर सीवियर देन बेबी ब्लू। बेबी ब्लू की तुलना में मोर सीवियर जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। भाई पेशेंट और पेशेंट के अंदर जो लक्षण आ रहे हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। अब वो जो ज़्यादा सीवियर लक्षण है उसमें से कॉमन लक्षण मैं आपको बता देता हूं, आगे डिफरेंशिएट भी बताऊंगा, पहले एक बार कॉमन लक्षण बता देता हूं, जिसमें गिल्ट, हीन भावना कई बार मदर में आ जाती है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, फैमिली उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपने यहां पर बताना है कि भाई लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ इंटरेस्ट विद रिलेटिव और
जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे रिलेशंस क्या हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा गुस्सा, एंगर, आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलता है एनहीडोनिया। मैंने आपको पहले ही कहा ये सब टर्म तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना कि ये जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं ये मोर सीवियर हो सकते हैं। किसके कंपैरिजन में बेटा? पोस्टपार्टम ब्लू के कंपैरिजन में। इसके अलावा यहां पर जो आप देख सकते हैं सुसाइडल थॉट आ सकती है। बेसिकली ये पोस्टपार्टम ब्लू का मतलब है कि लैक ऑफ केयर, कि उसको लगता है कि शायद मैं बच्चे की केयर नहीं कर पा रही हूं। या आपने यहां पे बताना जॉब वाली जो महिलाएं हैं, प्रोफेशनली जो महिलाएं जॉब करती हैं, उनको लगता है कि मैं अपने जॉब के कारण बच्चे के ऊपर प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही हूं। तो ऐसी स्थिति में उसमें डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि मैं बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं कर पा रही हूं, बच्चे की केयर नहीं कर पा रही हूं, प्रॉपर वो अपनी फीलिंग्स जो है वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, हर छोटी छोटी बात के ऊपर इरिटेबल और गुस्सा आने उसको लग जाता है, अपने रिश्तेदार दोस्त फ्रेंड्सों से बात करना कम हो जाता है। तो ये कंपैरेटिवली किसके कंपैरिजन में? बेबी ब्लू के कंपैरिजन में ज़्यादा सीवियर है। इसका जो जनरली ड्यूरेशन होता है, ध्यान से सुनना कि भाई इसका जो ड्यूरेशन होता है ये आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आप कह सकते हो 1 सप्ताह से लेकर लगभग 3 महीने तक ये बीमारी हो सकती है। तो आपने यहां बताना है कि भाई वीक और वीक टू मंथ, भाई मंथ तक हम जा सकते हैं और कितने मंथ तक हो सकती है, 3 मंथ तक आप बता सकते हैं। तो ड्यूरेशन हर महिला के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफाइड जो है वो लक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ तक आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये दो तो इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के बीच का बेसिकली डिफरेंस, भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरेशन क्या है, लक्षण क्या है, टाइप क्या है। इसके अलावा इनके कोई स्पेसिफाइड जो हैं, देखो जैसे एक तो मैं आपको यहां बताऊं कि ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण हैं। तो ये जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन आप बता रहे हैं उसके अंदर आप ध्यान दो स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। भाई एक तो स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो दोनों में ही आएगी, भाई स्लीप रिलेटेड, इंसोम्निया रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह आने लग जाती हैं। सैडनेस भी देखने को मिलेगा ही। लैक ऑफ कनेक्शंस, लैक ऑफ कनेक्शन मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव्स वगैरह जो हैं उनके साथ कनेक्शंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कंसंट्रेशन, किसी भी चीज पर कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है। एंजाइटी देखने को मिल रहा है, इरिटेबिलिटी, एंगर, गुस्सा बहुत देखने को मिल रहा है, और ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का बेसिक मतलब है कि हमेशा तनावग्रस्त यहां पर व्यक्ति रहता है, चिंतित बहुत ज्यादा रहता है। तो ये तो वही लक्षण है जो पोस्टपार्टम के मैंने आपको लिखाए हैं। इसके अलावा देखो दोनों का अगर हम बेसिक डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों का बेसिक अंतर करते हैं, तो आपके सामने है जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई बेबी ब्लू, अब बेबी ब्लू और इसके अलावा कौन सा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसके अंदर आप देखो मैंने आपको कहा कि भाई कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, मूड स्विंग, मूड स्विंग एक तो इंपॉर्टेंट है, सैडनेस है, एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस, लक्षण वही है, इरिटेबिलिटी, इंपेटियंस। इंपेटियंस का बेसिकली मतलब क्या है, IMPATIENC ही इंपेटियंस, और इंपेटियंस कह सकते हैं फीलिंग आई एम नॉट लाइक माई सेल्फ, मतलब ये मैंने आपको कहा था कि उसको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसके अलावा क्राइंग कर रही है जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, मैंने आपको लिखा ही था कि बार बार वो रोती रहती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये जनरली बेबी ब्लू लाइक सिम्टम्स है। इसके अलावा पोस्टपार्टम डिप्रेशन में वही है, स्लीपिंग रिलेटेड, लैक ऑफ एनर्जी, लो सेक्स ड्राइव। एक तो आप ये ध्यान दीजिएगा, चेंजेस इन एपेटाइट और वेट लॉस,
कुछ में वेट गेन हो सकता है। वीपिंगनेस, एक्सेसिव वरी, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, पर्याप्तता की कमी, होपलेस, डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, निराश होती है कि मैं प्रॉपर अपने बच्चे की केयर नहीं कर पा रही हूं। गिल्ट, सैडनेस, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले बिना बच्चे के कैसे रहूंगी। डिफिकल्टी कंसंट्रेशन। इसके अलावा आप यहां पे देख रहे हैं कि ओवर कंसर्न, बच्चे के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता रखती है। तो ये सारे के सारे लक्षण मिलते जुलते ही हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि बेबी ब्लू में ये लक्षणों की गंभीरता कम होती है, ड्यूरेशन कम होता है, जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स सीवियर ज्यादा हैं। सुसाइडल आइडियाज, सुसाइडल थॉट्स देखी जा रही हैं, एनहिडोनिया देखा जा रहा है, और पेशेंट जो है उसका ड्यूरेशन लगभग 3 महीने तक भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको यहां पर बता दूं कि भाई ये तो आपने कहा, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर दोनों के मैनेजमेंट की बात करें, दोनों का मैं यहीं पर अलग अलग बताऊंगा कि एक तो आप ध्यान देना कि बेबी ब्लू अगर आपको कहा जा रहा है तो यहां पर सिर्फ आपने क्या देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जबकि यहां पर जरूरत पड़ सकती है, साइकोथेरेपी प्रोवाइड करवाई सकते हैं, बिहेवियर साइकोथेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं। कुछ पेशेंट के अंदर हेलुसिनेशन और डेल्यूजन लाइक सिम्टम्स भी पेशेंट में आने लग जाते हैं, तो वहां पर जरूरत पड़ सकती है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस जो हैं वो यहां पर प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो देखो कुछ स्पेसिफाइड मेडिकेशंस है जो आप यहां पे बता सकते हैं। नॉट ट्रिप्टेलाइन जैसे यूज कर सकते हैं। मान लो मेडिकेशन का नाम आता है तो नॉर ट्रिप्टेलाइन जो मेडिकेशन आती है वो जनरली यहां पर यूज की जा सकती है। ये उस महिला में यूज की जा सकती है जो महिला बच्चे को क्या करवा रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है। तो देखो ये एक जनरल मैनेजमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पॉइंट है ये मैंने आपको कहा था कि डिप्रेशन तो है, लेकिन डिप्रेशन के जो प्रकार हैं वो अपने आप में इनिशियल और इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमें पता होना आवश्यक है। चलो खैर नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने यहां पर बताना है एंडोजीनस डिप्रेशन। देखो बेटा, एंडोजीनस डिप्रेशन और एंडोजीनस डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो जनरली हार्मोनल चेंजेस के कारण देखने को मिल रहा है, बायोलॉजिकल रीजंस के कारण ये डिप्रेशन हो सकता है। तो एंडोजीनस जो डिप्रेशन आप यहां पर बता रहे हैं उसमें सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि बेसिक अगर कारण की हम बात करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उनके कारण ऐसा डिप्रेशन क्लाइंट के अंदर आ सकता है। और एंडोजीनस जो डिप्रेशन आप यहां पे कह रहे हैं ये साइकोटिक डिप्रेशन भी इसको आप कह सकते हैं। देखो हार्मोनल चेंजेस के कारण है, जिसके अंदर आपने बताना है कि भाई दिस इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, अलग अलग नाम है, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल और साइकोटिक डिप्रेशन। इसको हम अलग अलग नामों से बता सकते हैं, साइकोटिक डिप्रेशन, बायोलॉजिकल डिप्रेशन, बायोकेमिकल डिप्रेशन, ये अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं। और जो जनरली मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजिकल या पर्सनालिटी रिलेटेड कॉजेज हो सकते हैं,
बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। भाई आपने यहाँ पर बताना है कि इस पेशेंट के अंदर, ध्यान से सुनना, कि ये जो डिप्रेशन आप बता रहे हैं हार्मोनल चेंजेस, और मैं आपको बता दूं कि ये वो डिप्रेशन है जिसके अंतर्गत ईसीटी लगाते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न आता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको जब ईसीटी, और मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर कई बार कहता है कि ईसीटी इज द मोस्ट इफेक्टिव। तो एंडोजीनस डिप्रेशन में ईसीटी लगाई जाती है, सीवियर मेजर डिप्रेशन में लगाई जाती है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि एंडोजीनस भी एक डिप्रेशन का प्रकार है। तो एंडोजीनस बायोकेमिकल, साइकोटिक, बायोलॉजिकल डिप्रेशन कह रहे हैं। यहां पर आपने बताना है जो लक्षण जनरली आप लोग देख रहे हैं उसमें हेलुसिनेशन, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ मैं टाइप बता रहा हूं कि आप देखो अलग अलग टाइप्स हैं, और उस अलग अलग टाइप्स के भी कुछ ना कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है कि ये जो डिप्रेशन है इसके अंतर्गत आप जैसे कह रहे हैं कि हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, यहाँ पर आपने बताना है क्लाइंट जो है ना अनेबल टू स्लीप एट नाइट, रात को सो नहीं पाता है एक चीज, लेकिन इफ स्लीप देन अर्ली अवेक। देखो दोनों ही बातें हैं कि या तो उसको रात भर नींद आती ही नहीं है, और इनकेस अगर नींद आ भी जाती है तो सुबह जल्दी उठ जाता है, और इसके अलावा हेलुसिनेशन भी है, और ये आप बता सकते हैं निहिलिस्टिक डेल्यूजन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ये आप कह सकते हैं ये भी डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स है। और यहां पर जनरली जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो, अब यहां पर देखो सबका अलग अलग मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूं। तो मैनेजमेंट में एक तो हम लोग यूज कर सकते हैं ईसीटी, जिसमें आपने बताना ही है कि ईसीटी मोस्ट इफेक्टिवली पेशेंट में यूज की जा सकती है। भाई एंडोजीनस और एंडोजीनस में ईसीटी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशन है तो जो भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है वो हम लोग पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये आप बताएं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रकार आपने बताना है एक्सोजीनस डिप्रेशन। एक्सोजीनस डिप्रेशन, ध्यान से सुनना, एक्सोजीनस जो कि एनवायरमेंटल कॉजेज के कारण देखने को मिलता है। तो देखो एक तो आपने बताना है कि एक्सोजीनस न्यूरोटिक डिप्रेशन भी हम बोलते हैं, सीधा सा मतलब समझना, आल्सो नोन एज न्यूरोटिक डिप्रेशन। कॉज पूछे तो सीधा सीधा आपने बताना है एनवायरमेंटल कॉजेज। एनवायरमेंटल कॉजेज का बेसिकली मतलब है, आप देखो सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ ओढ़ के हम लोग सो रहे हैं, गर्मी का मौसम या सीजनेबल आता है तो हम लोग सुस्त बहुत हो जाते हैं, डिप्रेशन लाइक सिम्टम है। तो एनवायरमेंटल कॉजेज हैं, न्यूरोटिक डिप्रेशन है। इसके अलावा आपने यहां बताना है लेस सीवियर सिम्टम्स देखे जाते हैं किसके तुलना में बेटा, एंडोजीनस। भाई एंडोजीनस जो डिप्रेशन है उसकी तुलना में लक्षण जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, सीवियर का मतलब उनकी जो तीव्रता है वो कम होती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। साइकोथेरेपी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो जनरली सिर्फ जो एक बेसिक लक्षण है वो सिर्फ यहीं पर देखने को आपको मिल सकता है, स्लीपिंग चेंजेस या स्लीपिंग पैटर्न जो है ना
वो चेंजेज हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एग्जामिनर आपको लक्षण नहीं पूछेगा, लक्षण तो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पूछने वाली चीज सिर्फ यही है कि प्रकार कौन कौन से हैं, या वो कह सकता है निम्न में से डिप्रेशन का प्रकार कौन सा नहीं है। जब प्रकार पता होंगे तभी तो हम बताएंगे। इसके अलावा इसका अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो यहां पर भी आपने साइको थेरेपी जनरली यूज की जा सकती है। तो देखो यहां तक बताओ, ये डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार हैं जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। इसके अलावा फिर और भी कह सकते हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस बोल सकते हो, मार्क डिप्रेशन बोल सकते हो, डिप्रेसिव एंजाइटी आप बोल सकते हो, ऐसे बहुत से हैं। लेकिन जनरली मैंने आपको बता दिया कि ये वो डिप्रेशन और डिप्रेशन के प्रकार हैं जो आपको एग्जाम में कॉम्पिटिटिव पर्पज से पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हमने एक ओवरऑल टाइप क्लासिफिकेशन बता दिया है। इसके अलावा आगे हम लोग बात करना चाहेंगे लास्ट, और लास्ट आपने बताना है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। ये अलग अलग में तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैनेजमेंट जो डिप्रेशन का है वो जनरली आपको एक तो पता हो। कैसे? याद कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया था माइल्ड, सीवियर और स्टूपर डिप्रेशन। तो बेसिक मैनेजमेंट तो वही है, क्योंकि एक्सोजीनस, एंडोजीनस, पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इनके तो रिलेटेड थोड़े बहुत एक दो पॉइंट है, लेकिन जो मुख्य रूप से अगर एग्जामिनर आपको पूछेगा वो मैनेजमेंट आपको इसी का पूछेगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है वो एक तो आपको पता हो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। एक तो ये आप ध्यान दो कि कॉग्निटिव बिहेवियर जो थेरेपी है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉग्निटिव और कॉग्निटिव का बेसिकली थॉट परिवर्तन, थॉट चेंजेस करो, उसको बेसिकली जिंदगी की इंपॉर्टेंस ही बताओ, लाइफ की इंपॉर्टेंस ही बताओ, और उसके विचारों को परिवर्तन करने का प्रयास करो। इसके अलावा आपने यहां पर बताना भी पेशेंट जिसमें हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रुप साइकोथेरेपी। इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं लाइट थेरेपी। जैसे ये लाइट थेरेपी है, आपके पटना एम्स के अंदर पूछा जा चुका है। लाइट थेरेपी का बेसिक मतलब है कि आप पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट अकेला रहना पसंद करता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो सीधा सा मतलब है लाइट थेरेपी। और लाइट थेरेपी का मतलब है यू शुड प्रोवाइड द स्टिमुलेटिव एनवायरनमेंट। सीधा सा मतलब है कि नॉन स्टिमुलेटिंग से उसको स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में लाओ, उसको अकेला मत छोड़ो, जहां पर लोग हैं उन लोगों के बीच में उसको लेकर आओ, जिससे वो अपनी प्रॉपर फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए और उसका जो इंटरनल फीलिंग तनाव है वो कम हो पाए। तो लाइट थेरेपी जहां आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड द स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट टू पेशेंट। मतलब जहां लाइट, शोर शराबा, चकाचौंध, ऐसी जगह पर मरीज को लेकर के आए जिससे कि प्रॉपर वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ में शेयर कर सके और प्रॉपर रूप से आप उसका मैनेजमेंट कर पाए। तो जैसा कि मैं आपको यहां बता रहा हूं लाइट थेरेपी, इसके अलावा बेटा देखो और भी मैनेजमेंट आप यहां पे कर सकते हो, जिसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां बताना है कि एक्सप्लोर इंटरनल या सुसाइडल थॉट ऑफ क्लाइंट, कि उस व्यक्ति की जो सुसाइडल थॉट है
उसको बाहर निकालो। जब उस थॉट को बाहर निकालेंगे ना, तो ऐसी स्थिति में एक तो उसका जो तनाव है वो बेसिकली कम होगा, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको उसकी थॉट के बारे में पता चल जाएगा। तो एक्सप्लोर जो थॉट करते हैं उसके लिए एक तो हम लोग उदाहरण के रूप में यहां पे यूज कर सकते हैं राइटिंग थेरेपी। ये राइटिंग थेरेपी आपके RUHS MSc एंट्रेंस में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग थेरेपी का बेसिक मतलब है कि आप उसको लिखने के लिए कुछ कहें, जिसका फायदा, दो फायदे हैं। आप उसको एक पेपर दे दें, उसके दो फायदे, एक तो इंटरनल थॉट पेपर पर आएगी, दूसरा फायदा यह है कि कंसंट्रेशन, अटेंशन उसका प्रॉपर बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में राइटिंग थेरेपी आप उसको दे सकते हैं जिससे उसकी इंटरनल थॉट बाहर आ पाए। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक प्रश्न है जो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, इसको एक तो प्रॉपर फोकस करें। कैसे? तो सुनना, यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्ट response by nurse when a client told my family become happy आफ्टर मी। ये कह रहे हैं कि एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है और वो आपको कह रहा है कि मेरा परिवार मेरे बाद में खुश रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो थॉट आ रही है ये सुसाइडल है, लेकिन फिर भी आप ये प्रयास करें कि उसकी पूरी थॉट को बाहर निकालें। जहां पर एग्जामिनर आपको कहेगा आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, या तो एग्जामिनर सीधा सीधा आपको लिख देगा कि आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। ओपन एंडेड का मतलब है कि जिसका वो आपको जवाब दे। अब या तो एग्जामिनर लिख देगा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, या ओपन एंडेड क्वेश्चन ना लिखा तो सीधा सीधा वो आपको कह सकता है आस्क टू क्लाइंट आर यू गोइंग टू हर्ट, या आप बोल दो इंजर्ड योर सेल्फ। ये सीधा सीधा ही क्वेश्चन है कि आप, या तो एग्जामिनर कहेगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, या वो कहेगा मरीज से पूछो क्या तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने जा रहे हो, अपने आप को मारना चाहते हो, या आप अपने आप को ही आत्महत्या करना चाहते हो क्या, सुसाइडल करना चाहते हो क्या, मरना चाहते हो क्या। ऐसा सीधा सीधा बोल दो। और ये प्रश्न आपके जो है राम मनोहर लोहिया RML 2017-18 में पूछा गया है। अरे भैया, बार बार आपको कह रहा हूं कि प्रश्न ऐसे ही बनने हैं, लेकिन अंतर है किस चीज का? स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम। तो ये आप बता सकते हैं। तो देखो, यहां तक आप ध्यान दें। इसके अलावा आपने आगे बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप कह सकते हैं ECT। और कितनी ECT? 6 से 8 टोटल ECT हम मरीज में यूज कर सकते हैं। ये ECT जो है आपको बता ही दिया है मैंने कि मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट है किसका? सीवियर डिप्रेशन का। क्योंकि माइल्ड डिप्रेशन में तो थेरेपी और मेडिकेशन यूज की जा सकती है, लेकिन सीवियर डिप्रेशन में ECT ही यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने बताना है क्लोज, या जिसको आप कह सकते हो 1-to-1 ऑब्जर्वेशन टू ए सुसाइडल आइडियाज
पेशेंट, कि जिस पेशेंट में सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं उस पेशेंट को तो बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जिस पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, सुसाइडल आइडियाज हैं, वो व्यक्ति में सुसाइड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन लिख सकता है एग्जामिनर या 1-to-1 ऑब्जर्वेशन लिख सकता है। इससे भी रिलेटेड एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, ब्रैकेट बंद करके लिखो। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए क्लाइंट admitted after suicidal attempt in patient unit, कि पेशेंट यूनिट में एक व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट के बाद एडमिट हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है? तो सीधा सीधा आपने बताना है क्लोज ऑब्जर्वेशन टू द पेशेंट, और क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं तो एग्जामिनर लिख सकता है 1-to-1 ऑब्जर्वेशन। 1-to-1 ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि एक नर्स हमेशा उसके पास होनी चाहिए, उसको आप बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने उसको अकेला छोड़ा इसका मतलब वो पुनः सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। तो एक पॉइंट आप ये ध्यान दें। इसके अलावा इसी का दूसरा तरीका प्रश्न का मैं लिखने का आपको बताता हूं कि भाई एक क्लाइंट सुनिएगा, एक क्लाइंट वो एडमिटेड इन पेशेंट यूनिट आफ्टर सुसाइडल attempt yesterday. Today he told to nurse, I am feeling better and thanks to God for save me। ध्यान से सुन लो, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आप बार बार देख रहे हैं कि जब एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा तब तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ एग्जाम में तभी आती है जब एग्जामिनर कंडीशन डाल करके आपको प्रश्न पूछता है, और वो यहां पर कह रहा है कि एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है पेशेंट यूनिट में। कब एडमिट हुआ है? एक दिन पहले, यस्टरडे। क्या करने के बाद? सुसाइडल अटेम्प्ट। अब आज वो आपको कह रहा है कि मुझे सही लग रहा है, अब मैं ठीक हूं और मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं, आई एम फीलिंग बेटर एंड थैंक्स टू गॉड फॉर सेव मी। और भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भगवान ने मुझे बचा लिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि डिप्रेशन कभी भी एक दिन में ठीक नहीं होता है। डिप्रेशन एक दिन में ठीक नहीं होता है। आप देखिएगा व्यक्ति धीरे धीरे दुनिया से दूर हो रहा है, बिल्कुल अपने आप को चारों तरफ से कमरे में बंद कर लेगा, लोगों से मिलना जुलना बंद, खाने पीने में परिवर्तन, नींद नहीं आ रही है, अकेला रह रहा है, अब कह रहा है मैं मरूं, क्या करूं, मतलब उसकी स्थिति ऐसा है होने लग जाती है। अब वो जब सुसाइडल अटेम्प्ट करता है तो फिर वो कहता है यार मैं तो बच गया। अब बच गया तो ऐसी स्थिति में उसको पता है कि नर्स तो बहुत भोली है,
तो ऐसी स्थिति में वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, वहां पर कह रहा है कि भगवान ने मुझे बचा लिया, जिससे कि आपने जो उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा था आपका, अच्छा अब ठीक है तो चलो मैं चाय वाय पी आती हूं या मैं चाय पी करके आता हूं। अरे आप ध्यान दे रहे हो ना, उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है आपने, और क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है तो उसको लग रहा है कि मेरे पे तो पहरा बहुत ज्यादा बिठाया हुआ है, अब मैं पुनः आत्महत्या कैसे करूं, मैं तो बच गया हूं। तो ऐसी स्थिति में वो आपको कह रहा है कि मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा। तो ऐसी स्थिति में अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वापस से आंसर वही आएगा, सिर्फ पूछने का तरीका बदल गया है और पॉइंट वही बोलना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन टू द पेशेंट, कि पेशेंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन में ही रखो, क्योंकि अब वो ऐसा कुछ करने का प्रयास करेगा कि जिससे उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि पहले जो उसने गलती की है वो उस गलती को पुनः दोहराएगा और दोहराएगा, लेकिन अब के पूरा का पूरा इंतजाम उसने किया है कि अब मुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। तो यह आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा जो और मैनेजमेंट है वो तो फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिसके अंतर्गत आप लोग यूज करते हैं SSRI। भाई ये जनरल जो दवाएं हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो ये कुछ मेडिकेशन ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है जिनका उपयोग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जैसे कि आप ये SSRI बोल रहे हैं, इस SSRI के अंदर फ्लोक्सोटिन के बारे में एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, FLUOXETINE, फ्लोक्सेटिन के बारे में एग्जामिनर आपको पूछ लेता है कि भाई दवा और दवा का नाम आपको यहाँ पूछा जा सकता है। तो एक तो आप इसको ध्यान दें, ये एग्जाम में आ जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ SSRI के बारे में, और जैसे मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, इसके साथ में चीज जो आती है ना वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाता है। फार्मा आप अलग से ही पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहां पर सिर्फ आप ये ध्यान दे लीजिएगा कि भाई मोनोअमीन ऑक्सीडेज, तो एग्जामिनर कई बार कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड इन MOI मेडिकेशन, तो चीज जो फूड होते हैं वो आप अवॉइड करें। SSRI जहां पे फ्लोक्सेटिन के बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये हमने बात की डिप्रेशन के मैनेजमेंट के बारे में, यहां तक आप बताएं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिसऑर्डर में आपके सामने लेकर के हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।